मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संप्रभुता का सिद्धांत जॉन ऑस्टिन के अनुसार। हमने अपनी पिछली क्लासेस में संप्रभुता के सिद्धांत को पढ़ा था। संप्रभुता राज्य का एक अभिन्न अंग है और राज्य को अन्य समस्त संस्थाओं या समाज से अलग करता है। हमने देखा था कि राज्य के जो प्रमुख तत्व हैं, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, उसमें संप्रभुता एकमात्र ऐसा तत्व है जो किसी भी राज्य को बाहरी नियंत्रण या आंतरिक दबाव से मुक्त रखता है। इस रूप में जब हमने इसकी परिभाषाएं देखी थी तो हमने पढ़ा था कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजा के ऊपर वो उच्चतम शक्ति है जिस पर किसी प्रकार का कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं होता। यानी संप्रभुता के आधार पर ही राज्य पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। वो ना तो आंतरिक रूप से किसी शक्ति से सीमित होती है, न बाहरी तौर पर किसी शक्ति से सीमित होती है। तो इस तरह से राज्य की सर्वोत्तम इच्छा के रूप में इसे हमने पढ़ा था। इसके लक्षणों में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये स्थायी है, क्योंकि जब तक संप्रभुता है तभी तक राज्य है। यदि संप्रभुता खत्म हो जाती है तो राज्य भी खत्म हो जाएगा। निरंकुश है, सर्वव्यापक है, अदेय है, इसमें एकत्व है, यानी एक ही है। इसी तरह से हमने कई तरह की संप्रभुता के बारे में पढ़ा था। औपचारिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता, विधि और यथार्थ संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, लोक संप्रभुता, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि संप्रभुता का निवास कहाँ है। इसके बारे में कोई एक मत हमने नहीं पाया, और हमने पाया कि संप्रभुता अगर राजतंत्रात्मक व्यवस्था है तो राजा में निवास करती है, अगर लोकतंत्र है तो जनता में निवास करती है। कुछ लोगों का मत है कि संविधान बनाने वाली संविधान सभा में निवास करती है, तो कुछ विचारक मानते हैं कि कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका में रहती है। तो वहीं पर जो बहुलवादी हैं उनका मानना है कि ये राज्य में जितनी भी संस्थाएं जो कानून निर्माण करती हैं उन सब में प्रभु सत्ता का निवास है। तो वास्तव में ये अज्ञात माना जा सकता है कि किसके पास शक्ति सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये पढ़ा कि ये एक ऐसी संकल्पना है जिसके बिना राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। आज हम पढ़ेंगे जॉन ऑस्टिन का सिद्धांत, जो प्रभु सत्ता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। जॉन ऑस्टिन ने प्रभु सत्ता को कानूनी रूप से बताया है। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे और सन 1832 में उन्होंने अपनी किताब लिखी थी विधि शास्त्र पर व्याख्यान, लेक्चर्स ऑन जूरिप्रूडेंस। संप्रभुता के सिद्धांत का इसी किताब में उन्होंने प्रतिपादन किया था। ऑस्टिन को हम अगर देखें वो क्या कहते हैं, तो उनका कहना है, यदि कोई एक निश्चित उच्च सत्ताधारी अपने ही समान किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के बहुसंख्यक सदस्यों से आदतन आज्ञा पालन करवाता है, तो वह निश्चित उच्च सत्ताधारी उस समाज में संप्रभु है, और वह राजनीतिक और स्वतंत्र समाज है। क्या कहना चाहते हैं ऑस्टिन? ऑस्टिन कहना चाहते हैं कि जो उच्च सत्ताधारी है वो निश्चित उच्च सत्ताधारी आज्ञा का पालन करवाता है, आज्ञा का पालन खुद नहीं करता। तो ऐसा समाज जहाँ इस तरह की स्थिति है वो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र समाज है, यानी एक राज्य है। ऑस्टिन पर इंग्लैंड के ही हॉब्स और बेंथम का बहुत गहरा प्रभाव था, और इसीलिए कानून की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया और कानून को एक उच्च व्यक्ति द्वारा निम्न को दिया गया आदेश बताया। ऑस्टिन का मानना था, कानून उन नियमों का संकलन है जो राजनीतिक दृष्टि से अधीन व्यक्तियों के लिए उच्च स्तर के व्यक्ति या संप्रभु द्वारा बनाया जाता है। यानी जो व्यक्ति समाज में, राज्य में रहते हैं, उन लोगों के लिए कानून बनाया जाता है, और यही कानून किसी संप्रभु का आदेश होता है और संप्रभु ही उसे बनाता है।
तो एक तरह से उस उच्च कोटि के मनुष्य में अपने अधीन व्यक्ति या व्यक्तियों पर असीम दबाव डालने की शक्ति होती है। जो संप्रभु है वो दबाव डाल के अपनी बात को मनवा सकता है, ऐसा जॉन ऑस्टिन का मानना है। तो एक तरह से उन्होंने संप्रभुता को इस आधार पर माना है कि वो आदेश देने की ताकत है, आदेश देने की शक्ति रखती है, कानून बनाती है और उसके कानून को सभी को मानना होता है। अब देखते हैं उनके सिद्धांत की विशेषताएं क्या है। ऑस्टिन ने जो सिद्धांत दिया है उसमें सबसे पहली विशेषता आती है, संप्रभु के लिए कोई निश्चित मनुष्य होना चाहिए। यानी संप्रभु एक निश्चित मनुष्य या समूह होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो दिखाई दे, जिसे सब लोग अपने अधिकारों के स्रोत के रूप में स्वीकार कर सकें। गार्डनर कहते हैं, ऑस्टिन का मानना है कि वो तो एक ऐसी निश्चित मनुष्य अथवा ऐसी सत्ता होनी चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानूनी प्रतिबंध न हो। यानी जो आदेश देने की सत्ता है वो सत्ता अंतिम हो, उसके ऊपर कोई और सत्ता नहीं होनी चाहिए। दूसरी विशेषता है, संप्रभु सर्वोपरि है। ऑस्टिन के अनुसार प्रभु सत्ता या संप्रभुता असीमित है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कानूनी बंधन नहीं है और कोई उच्च अधिकारी उससे अपनी आज्ञा का पालन नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि संप्रभु के ऊपर कोई और उच्च अधिकारी नहीं हो सकता। अगला आता है, अगली विशेषता, आज्ञा पालन और आज्ञा पालन का स्थायित्व। ऑस्टिन का मानना है कि निश्चित संप्रभु के प्रति आज्ञाकारिता निरंतर होती है। आज्ञा का पालन अभ्यस्त होने के कारण करते हैं, यानी आदतन करते हैं, आदत के अनुसार करते हैं। समाज के बड़े भाग द्वारा आज्ञा पालन का स्थायित्व, ये दोनों तत्व प्रभु सत्ता के आवश्यक तत्व हैं। यानी आज्ञा पालन किया जाएगा और निरंतर किया जाएगा, ये दोनों बातें प्रभु सत्ता में आती है। चौथी विशेषता ऑस्टिन के सिद्धांत की, प्रभु सत्ता का आदेश कानून है। ऑस्टिन का मानना है कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। प्रभु सत्ता की अनुमति के बिना, आज्ञा के बिना कोई कानून लागू नहीं हो सकता। और अगर कोई संप्रभु शक्ति जो है उसकी आज्ञा या आदेश या कानून की पालना नहीं करता तो उसे दंड मिलेगा, उसे सजा मिलेगी। पांचवी विशेषता आती है एकल संप्रभुता। ऑस्टिन का जो सिद्धांत है वो एकल संप्रभुता का सिद्धांत है। उन्होंने प्रभु सत्ता को अखंडित, अनियंत्रित और अविभाज्य माना है। यानी ना तो इसको बांटा जा सकता है, ना इसको नियंत्रित किया जा सकता है, ना इसका विभाजन हो सकता है। इस तरह से एक इकाई के तौर पर संप्रभुता है और व्यक्ति और संघ में इसका विभाजन नहीं हो सकता। तो एकल संप्रभुता का सिद्धांत ऑस्टिन ने दिया है। इस तरह से संप्रभु एक निश्चित मनुष्य है या संस्था है, समूह है, सर्वोपरि है, उसकी आज्ञा पालन स्थायी है, उसका आदेश ही कानून है और ये एकल है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, नियंत्रित नहीं किया जा सकता, खंडों में नहीं बांटा जा सकता। ना तो इसे अलग अलग संघों में हम कहें, आगे हम पढ़ेंगे अभी जैसे अगले अपने लेक्चर में कि एक और धारणा आती है बहुलवादी धारणा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ऑस्टिन का जो सिद्धांत है वो एकल संप्रभुता का सिद्धांत है। अब आते हैं इसकी आलोचना पर। ऑस्टिन का जो सिद्धांत है इसकी बहुत सी आलोचनाएं की गई, जिसमें प्रमुख हैं ब्राइस, सिजविक, हेनरी मैन। इन लोगों ने अपने तर्क दिए और कहा कि इस तरह से जैसे ऑस्टिन ने एक निश्चित संप्रभु कहा है वैसा नहीं है। तो प्रमुख आलोचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहली आलोचना है, निश्चित संप्रभु की खोज करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उनका मानना है कि निर्दिष्ट उच्चतर मनुष्य जैसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम अगर लोकतांत्रिक राज्यों पर इसको लागू करें तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि निर्वाचक
संप्रभु होता है लोकतांत्रिक देशों में। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक निश्चित संप्रभु है और उसकी आज्ञा मानी जाएगी। जैसे हम देखें, व्यवस्थापिका कानून बनाती है, लेकिन कार्यपालिका भी कानून बनाती है, न्यायपालिका उस पर नियंत्रण भी लगा देती है, संविधान सर्वोच्च होता है और संविधान को जनता के माध्यम से, उसके द्वारा चुने हुए लोगों के माध्यम से बनाया जाता है। तो कोई निश्चित संप्रभु को ढूंढना बहुत आसान नहीं है। दूसरी बात है, कानून का स्रोत केवल संप्रभु ही नहीं होता, उसका आदेश ही कानून होगा ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ तो अभिसमय, परंपराएं हैं, कानूनी ग्रंथ हैं, टीकाएं हैं, औचित्य के आधार पर निर्णय हैं, जिससे कि वहाँ का संविधान बना है, जिसको हम अलिखित संविधान कहते हैं, जिसे संहिताबद्ध किया गया है। भारत में भी हम देखें तो बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं, न्यायिक निर्णय हैं, जिनसे कि संविधानेतर तरीके से कार्य किया जाता है। जैसा कि कौटिल्य कहते हैं, धर्म, औचित्य, न्याय, पारस्परिक व्यवहार की शर्तें, परंपरागत नियम, प्रथाएं और राजा के आदेश कानून के स्रोत होते हैं। तो केवल कानून का एकमात्र स्रोत संप्रभु नहीं होता, बल्कि और बहुत सारे स्रोत इसके होते हैं। तीसरी बात जो आती है इसमें वो है कि ये एकल और अखंड नहीं होता। जैसा कि ऑस्टिन के सिद्धांत में हमने देखा, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, ये एकल है, अखंड है। संघात्मक व्यवस्था में हम देखते हैं कि राज्यों में शक्ति का विभाजन किया जाता है और प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होता है, जब तक कि उसका कानून राज्य के लिए अहितकारी न हो। तो ऐसा नहीं है, और भी बहुत से तरीके हैं जिनसे कि सत्ता का विभाजन किया जाता है और कानून भी बनाए जाते हैं। प्रभु सत्ता को असीमित भी नहीं माना जा सकता। अगली जो आलोचना की जाती है, इसमें तर्क दिया जाता है कि यह असीमित नहीं है, बल्कि इस पर बहुत सारे प्रतिबंध हैं। जैसे नैतिकता का प्रतिबंध है, रीति रिवाज का प्रतिबंध है, धर्म का प्रतिबंध है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रतिबंध है। तो इनका जो प्रतिबंध है उससे वो असीमित नहीं हो सकती। ब्लंटशिली ने कहा, राज्य अपने समस्त स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी मामलों में वह अन्य राज्यों के अधिकारों से और आंतरिक क्षेत्र में स्वयं की प्रकृति और अपने सदस्यों के व्यक्तित्व और उसके अधिकारों से सीमित होता है। राज्य असीमित शक्ति नहीं रखता, क्योंकि जनता के पास में, प्रजा के पास में अधिकार है और उन अधिकारों को सीमित बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देखें तो विभिन्न देशों के माध्यम से या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से कोई भी राष्ट्र पूर्ण संप्रभु नहीं होता। अगला जो तर्क दिया जाता है ऑस्टिन के सिद्धांत के विरुद्ध, वो है शक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उच्च सत्ताधारी आदेश की पालना इसलिए कराता है क्योंकि वो शक्तिशाली है, यानी शक्ति और बल को ऑस्टिन ने निर्णायक माना है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जनता कानूनों का पालन इसलिए करती है क्योंकि वो उसके लिए हितकर है, वो शक्ति से नहीं करती है। बुसांके का कहना है, ऑस्टिन की संप्रभुता शक्ति के विचार पर आधारित है। आदर्शवादियों के विचार में संप्रभुता समूची जनता की इच्छा पर आधारित है। सत्ता का पालन जो है वो जनता की इच्छा पर निर्भर करता है, और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत बार क्रांति हो जाती है। अगला तर्क दिया जाता है ऑस्टिन के सिद्धांत के विरुद्ध, वो है ये लोकतंत्र के प्रतिकूल है, लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है कि शासक या प्रभुसत्ता जो आदेश देगी जनता को उसे मानना पड़ेगा, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि कई बार कानून बनते हैं और उसके बाद उसमें संशोधन किया जाता है या उनको वापस भी लिया जाता है। तो जनता में, लोकतंत्र में शक्ति निहित है, इसलिए हम इस स्थिति को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते। इसी तरह से एक और बात इसमें आती है, वो ये कि ऑस्टिन का जो सिद्धांत है वो सतही अध्ययन पर आधारित है। वो केवल कानूनी संप्रभु पर आकर रुक जाता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि कानूनी संप्रभु के पीछे कुछ राजनीतिक प्रभाव हैं और इन राजनीतिक प्रभाव के सामने इस कानूनी सत्ता को झुकना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ऑस्टिन का जो सिद्धांत है वो कानूनी दृष्टि से ठीक है, एकल संप्रभुता का सिद्धांत है जो वैधानिक निरंकुशता पैदा करेगा, और इसके आधार पर ऑस्टिन ने एक सत्ता को स्थापित किया है।
अब आते हैं संप्रभुता का जो एकलवादी सिद्धांत हम पढ़ रहे थे, उसी को हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। ऑस्टिन का सिद्धांत हमने देखा था, और जो सर्वोच्च संप्रभुता का सिद्धांत है, एकलवादी धारणा का ये सिद्धांत है। इसमें प्रत्येक स्वतंत्र देश में एक ही सत्ता, राज्य की सत्ता होती है, जो प्रधान सत्ता है, और राज्य अन्य संघों और समुदायों पर इसी के आधार पर अपनी शिष्टता का दावा करता है। जो एकल संप्रभुता का सिद्धांत है, इसमें समाज की जो सारी शक्ति है वो एक केंद्र बिंदु पर आधारित होती है, और वो केंद्र बिंदु है राज्य। राज्य की पहचान जो है वो कानून के निर्माण और उसके दंड की शक्ति से होती है। इस तरह से अगर हम एकलवादी सिद्धांत को पूरी तरह से माने तो इससे निरंकुश सरकार का सिद्धांत सामने आता है। इस सिद्धांत में बहुत सी कमियां भी हैं, जैसा अभी हमने ऑस्टिन के सिद्धांत में भी देखा था। इसमें व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, राज्य का महत्व है। वही आज्ञा देगा, व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करेगा। दूसरी बात आती है कि राज्य एक साध्य है और व्यक्ति मात्र साधन है, और इस आधार पर राज्य एक निरंकुश सत्ता के रूप में उभर करके सामने आता है। तीसरी बात आती है, इस धारणा का परिणाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अराजकता को जन्म देगा। क्यों देगा? क्योंकि हर राज्य अपने आप को अगर पूरी तरह से संप्रभु मानकर बाहरी क्षेत्र में भी, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी किसी नैतिकता से, अंतर्राष्ट्रीय कानून से बाध्य नहीं होगा, तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, अराजक स्थिति उत्पन्न होगी, और पूरा विश्व एक युद्ध स्थिति में बदल जाएगा। तो प्रभु सत्ता का जो एकलवादी सिद्धांत है, ये एक प्रभु सत्ता को मानता है, और एक प्रभु सत्ता वो उच्चतर सत्ता है जो अपने अधीन को आज्ञा देती है, और उस आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती। तो इस तरह से ये है एकलवादी धारणा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुलवादी धारणा।